अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास। बेटा कैसे हैं सारे? उम्मीद करती हूँ ठीक हो। अगर आपको लेक्चर की भी समझ आ रही होगी। आज हमने अपना नया टॉपिक स्टार्ट करना है, लॉ ऑफ मास एक्शन। ठीक है। बेटा इस लॉ को स्टार्ट करने से पहले ना हम दो चीज़ों को ज़रा क्लियर कर लें। एक हम इसमें बात करेंगे रेट ऑफ रिएक्शन। जब हम रेट ऑफ रिएक्शन की बात करेंगे तो इसका मतलब है स्पीड ऑफ केमिकल रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन की अगर बात की तो इसका क्या मतलब है? स्पीड ऑफ केमिकल रिएक्शन, कि वो केमिकल रिएक्शन कितनी स्पीड से हो रहा है। दूसरे नंबर पे हम इसमें बात करेंगे एक्टिव मास। एक्टिव मास का मतलब होता है कि जितना कोई केमिकल जो है वो केमिकल रिएक्शंस के अंदर जितना कोई सब्सटेंस जो है अपना टेक पार्ट रोल प्ले करेगा, हम उसको कहेंगे ये उसका एक्टिव मास है। एक्टिव मास मींस दैट टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शंस, मतलब कितना कोई चीज केमिकल रिएक्शन में हिस्सा ले रही है, हम उसको कहेंगे ये उसका एक्टिव मास है। ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये देखें, दो हाइड्रोजन है, एक ऑक्सीजन है। यहाँ पर हाइड्रोजन का ये जो दो और ऑक्सीजन का एक, हम नॉर्मली हम ऑक्सीजन के साथ एक नहीं लिखते, पर आपको समझाने के लिए किया है। ये देखें, दो हाइड्रोजन H2 प्लस O2, एक ऑक्सीजन, ये दोनों जब आपस में केमिकल रिएक्शन करेंगे तो बनता है वाटर। पर यहाँ पर हाइड्रोजन का दो और ये ऑक्सीजन का एक, बेसिकली यहाँ पर ये एक्टिव मास है कि दो हाइड्रोजन मिली और एक ऑक्सीजन मिली। कितना कोई सब्सटेंस एक्टिवली तौर पे पार्टिसिपेट कर रहा है केमिकल रिएक्शंस में, हम उसको कहेंगे ये एक्टिव मास है। ठीक है। तो एक्टिव मास जो होता है ये मोलर कंसंट्रेशन होती है। ठीक है। इसको ब्रैकेट के साथ एक्सप्रेस किया जाता है और इसका यूनिट होता है मोल पर डेसीमीटर क्यूब। ठीक है। अब हमारे पास दो साइंटिस्ट हैं। हाँ, एक बात, ये जो पूरा चैप्टर हम पढ़ रहे हैं ना केमिकल इक्विलिब्रियम वाला, ये बेटा पूरे का पूरा जो है ये रिवर्सिबल रिएक्शंस के ऊपर है। अब हमारे पास दो साइंटिस्ट हैं, गॉलबर्ज और वेज। गॉलबर्ज और पीटर वेज, ये नॉर्वेजियन साइंटिस्ट केमिस्ट हैं। इन्होंने लॉट्स ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शंस किए। एट द एंड इन्होंने लॉ ऑफ मास एक्शन जो है वो प्रोड्यूस किया। कब? 1869 में। क्या है? गॉलबर्ज और पीटर वेज दो साइंटिस्ट हैं, नॉर्वेजियन ये केमिस्ट हैं। इन्होंने लॉट्स ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शंस किए। एट द एंड इन्होंने लॉ ऑफ मास एक्शन प्रोड्यूस किया इन 1869 में। ठीक है। अकॉर्डिंग टू ये साइंटिस्ट, इन्होंने लॉ ऑफ मास एक्शन को एक बड़ी स्टेटमेंट में दिया। मैंने उसकी स्टेटमेंट को दो हिस्सों में जो है ना वो डिवाइड कर दिया। पहले वाले को देखो, द रेट एट विच सब्सटेंस रिएक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मास। इसका मतलब है कि किसी भी सब्सटेंस का केमिकल रिएक्शन करने का जो रेट है वो उसके एक्टिव मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। एक्टिव मास समझा क्या चीज थी? जैसे अब हाइड्रोजन ने कितना पार्ट। अच्छा, इसको एक और एग्जांपल से देखो। फॉर एग्जांपल हम जो है वो कोई चिकन लेकर आ रहे हैं अपने घर। ठीक है। 5 kg हम चिकन लेकर आए। उस 5 kg में से हमने 3 kg जो है यूज कर लिया, 2 kg हमारे पास रह गया। पर जो हमने अब 3 kg यूज किया है अपने खाना बनाने के लिए, उसको हम इस्तेमाल करके हमने खाया है, तो बेसिकली एक्टिवली पार्टिसिपेट कितने चिकन ने किया? जो हम 3 किलो खा गए हैं, जो हमने अपने मतलब यूज कर लिया है। बेशक हम 5 kg लेकर आए, पर जो हमने 3 kg यूज किया है, बेसिकली वो 3 kg जिसने केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लिया, खाना पकाने में हिस्सा लिया है, वो यहाँ पर हम कहेंगे एक्टिव मास है। अब मेरे ख्याल में आपको नहीं भूलेगा मैं एक्टिव मास किस चीज को कहने की कर रही हूँ। तो अब ये इस अपने स्टेटमेंट पे आओ, द रेट एट विच सब्सटेंस रिएक्ट, वो वाला रेट जिसपे कोई सब्सटेंस रिएक्ट करता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसके एक्टिव मास पे। मतलब एक्टिव मास ज्यादा होगा, रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगा। एक्टिव मास कम है, रेट ऑफ रिएक्शन कम है। फॉर एग्जांपल, अगर इसी चीज के सब्सटेंस थोड़े हैं, मतलब उसका एक्टिव मास थोड़ा है, तो इसका मतलब केमिकल रिएक्शन भी थोड़ा होगा। अगर किसी चीज का रेट ऑफ रिएक्शन सब रिएक्टेंट ज्यादा है, एक्टिव मास ज्यादा है, एक्टिव मास ज्यादा होगा तो फिर उनका जो रिएक्शन का जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो भी फिर ज्यादा होगा। एक्टिव मास ज्यादा है तो रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा है, एक्टिव मास कम है तो रेट ऑफ रिएक्शन कम है। ठीक है। फिर दूसरे नंबर पे देखिए, यहाँ पर बेटा वो हमें एक इंडिविजुअल की बात कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल मेरे इस वाली स्टेटमेंट में देखें, हाइड्रोजन और आयोडीन। ठीक है। हाइड्रोजन और आयोडीन का केमिकल रिएक्शन हुआ, रिवर्सिबल रिएक्शन इन हाइड्रोजन आयोडाइड बना दिया। यहाँ पर हम इंडिविजुअल अगर यहाँ पर किया ना
द रेट एट विच सब्सटेंस रिएक्ट, तो हाइड्रोजन एक सब्सटेंस है, आयोडीन एक सब्सटेंस है। हाइड्रोजन का अपना इंडिविजुअल एक्टिव मास, आयोडीन का अपना इंडिविजुअल एक्टिव मास। जब ये दोनों एक्टिव मास जो हैं वो मतलब कितने वो एक्टिव मास हैं जो कि केमिकल रिएक्शन करने के लिए देंगे। अगर एक्टिव मास हमारे पास ज्यादा है, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन ज्यादा होगा। अगर यहाँ पर एक्टिव मास कम है तो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन कम है। ये इंडिविजुअल की बात की है एक, ये मैंने यहाँ पर 1 साथ में लिखा है कि पहली स्टेटमेंट के हिसाब से इसकी बात है। अब नेक्स्ट देखिए हमारे पास है द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मास ऑफ रिएक्टिंग सब्सटेंस। इसका मतलब ये है कि जो हमारे पास रिएक्टिंग सब्सटेंस की प्रोडक्ट बन रही है, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन उसके डायरेक्टिव उनके प्रोडक्ट एक्टिव मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब है ये हमें होल रिएक्शंस की बात कर रहा है। ये हमारी प्रोडक्ट है, ठीक है, ये हमारे रिएक्टिंग सब्सटेंस है। इस प्रोडक्ट की जो हम इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए ये जो हमारे रिएक्टेंट थे इनका जो एक्टिव मास होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस के। वही वाली बात सेम आ जाती है, सिर्फ उसके लिखने में मतलब चेंज है। पहले उसने इंडिविजुअल की बात की, दूसरे नंबर पे उसने होल केमिकल रिएक्शंस की बात कर दी। होल केमिकल रिएक्शन में उसने कहा कि जो रिएक्टिंग सब्सटेंस है, रिएक्टिंग सब्सटेंस हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन और आयोडीन। रिएक्टिव सब्सटेंस से जो प्रोडक्ट बनती है, प्रोडक्ट हमारे पास क्या बनी, हाइड्रोजन आयोडाइड, ठीक है। केमिकल रिएक्शन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट के एक्टिव मास के ऑफ रिएक्टिंग सब्सटेंस। मतलब इन रिएक्टिंग सब्सटेंस से जो प्रोडक्ट बनी उसका जो प्रोडक्ट बनी वो प्रोडक्ट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रिएक्टेंट के एक्टिव मास के, ठीक है। मतलब जितना हमारे पास एक्टिव मास इन रिएक्शन का ज्यादा होगा उतना हमारे पास प्रोडक्ट ज्यादा बनेगी, केमिकल रिएक्शन ज्यादा होगा। जितना हमारे पास इनका रिएक्टेंट का एक्टिव मास कम है होल रिएक्शन में उतनी प्रोडक्ट कम बनेगी। प्रोडक्ट कम बनेगी तो हमारे पास जो है वो अपना रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो भी स्लो होगा, ठीक है। इस दूसरे वाले होल रिएक्शन के अंदर वो हमें रिएक्टिंग सब्सटेंस के एक्टिव मास की बात कर रहा है। मतलब यहाँ पर जितने मर्जी रिएक्टिंग सब्सटेंस हो, पहले वाले स्टेटमेंट में हम इंडिविजुअल की बात कर रहा था, ठीक है। बेसिकली बेटा ये जो टोटल एक्टिव मास वाला है ना, ये शो करता है रिलेशनशिप बिटवीन एक्टिव मास में और रेट ऑफ रिएक्शन में। एक्टिव मास ज्यादा है, रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा है। एक्टिव मास कम है, रेट ऑफ रिएक्शन कम है, ठीक है। अब हम इसका जनरल रिएक्शन को स्टडी करते हैं, वो रिवर्सिबल रिएक्शन है, वो देखें जरा। जनरल रिएक्शन देखें, रिवर्सिबल रिएक्शन है, कोई भी रिएक्टेंट है इन्होंने आपस में रिएक्ट करके जो है ना प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर दी, ठीक है। फॉर एग्जांपल A प्लस बी जो है रिएक्टेंट है, इनके दरमियान में केमिकल रिएक्शन हुआ, इन्होंने C प्लस D जो प्रोडक्ट वो प्रोड्यूस कर दी। अब ये स्मॉल a स्मॉल b C D ये जो नीचे लिखे हुए हैं इसका मतलब है नंबर ऑफ मोल्स, ये मोलर कंसंट्रेशन को शो करते हैं। ये KF और KR जो लिखा है ये मैं आपको ना आगे चल के बताती हूँ। मैंने है ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, ये मैं इसको ना फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन को कोफिशिएंट के साथ शो किया हुआ है, ठीक है। अब हम इसके जनरल रिएक्शन को फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन को सेपरेट स्टडी करते हैं। ये देखना, इसी जनरल रिएक्शन का अगर हम फॉरवर्ड रिएक्शन देखें, फॉरवर्ड रिएक्शन होता है रिएक्टेंट कंबाइन होकर प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। हमें पता है हमारे पास रिएक्टेंट के A प्लस बी में स्मॉल a स्मॉल b जो इनके होते हैं वो कोफिशिएंट होते हैं, नंबर ऑफ मोल्स को रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम अगर रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन को स्टडी करें तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिएक्टिंग सब्सटेंस कंसंट्रेशन। मतलब जो रिएक्टिंग सब्सटेंस की कंसंट्रेशन है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। फॉर एग्जांपल रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन RF डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, रिएक्टिंग सब्सटेंस हमारे पास है A और B, ठीक है। और ये स्मॉल a स्मॉल b जो ऊपर है ये पावर कोफिशिएंट की फॉर्म में है और ये मोलर कंसंट्रेशन को शो करती है। अब हमने यहाँ पे बेटा RF रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो है A और B, ये तो एक इक्वेशन होगी। हमने इसमें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट के साथ रिमूव करना है, तो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट क्या चीज होगी, KF। RF इज इक्वल टू है KF AB, ठीक है। इसी तरह अगर हम रिवर्स रिएक्शन को स्टडी करते हैं तो रिवर्स रिएक्शन में हमारे पास है रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट, ठीक है। तो R जो है रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट के, C और D प्रोडक्ट हैं। इसमें हमने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट के साथ जो है वो रिमूव करना। रिवर्स रिएक्शन इज इक्वल टू है KR C और D के, ठीक है। हमें पता है बेटा इनिशियली जो होता है फॉरवर्ड रिएक्शन
स्पीड के साथ प्रोसीड हो रहा होता है, जबकि रिवर्स रिएक्शन है स्लो होता है। क्यों? फॉरवर्ड रिएक्शन में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है, कंसंट्रेशन ज्यादा होती है तो जल्दी जल्दी केमिकल रिएक्शन हो रहा होता है, पर प्रोडक्ट जो है स्टार्टिंग के ऊपर जीरो होने की वजह से रिवर्स रिएक्शन जो है वो मतलब नेग्लिजिबल होता है। पर टाइम के साथ साथ एक टाइम ऐसा आ जाता है रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन दोनों जो है वो इक्वल होना शुरू हो जाते हैं, तो हम कहते हैं उस टाइम पर फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन जब आपस में एक दूसरे के मतलब दोनों इक्वल रेट के साथ चलने शुरू हो गए तो हम इक्विलिब्रियम अचीव कर लेते हैं। इसका तीसरा पॉइंट कैसे? पहले पे फॉरवर्ड रिएक्शन, दूसरे में रिवर्स रिएक्शन, तीसरे नंबर पे इक्विलिब्रियम। ठीक है, अब इक्विलिब्रियम के अंदर देखो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट के एफ है के एफ और इक्वल टू ए बी और के आर। फॉरवर्ड रिएक्शन है ए बी और रिवर्स रिएक्शन है सी डी। अब हम अगर यहाँ पर से हमें पता है के आर जो है रिवर्स रिएक्शन इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, अगर हम इसको यहाँ से इसके नीचे ले जाए तो यहाँ पर ये डिवाइड होना शुरू हो जाएगा, तो हम के एफ के नीचे यहाँ पर लेकर आ रहे हैं के आर को। इसी तरह हमें पता है ए बी यहाँ पर जो है ये मल्टीप्लाई हो रहा है, पर जब हम इसको इधर इस साइड पर लेकर जाएंगे तो यहाँ पर ये डिवाइड होना शुरू हो जाएगा। सी डी है प्रोडक्ट और ए बी हमारे पास क्या है? रिएक्टेंट। तो अब के एफ और के आर जो होते हैं ये इज इक्वल टू होते हैं कांस्टेंट के, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को रिप्रेजेंट किया जाता है के सी से, तो हम कह सकते हैं के एफ के आर इज इक्वल टू है के सी के, तो के एफ के आर की जगह पे हम लिख सकते हैं के सी इज इक्वल टू है प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के। ठीक है, फिर में हम एक और चीज पढ़ रहे हैं, हमने यहाँ पर देखा है केसी की अगर हम जो वो डेफिनेशन को देखें तो इसमें आता है रेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ इस रिएक्टेंट। मतलब है केमिकल रिएक्शन का जो रेट होगा वो जिस स्पीड के साथ प्रोसीड होता है उसका रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रिएक्टेंट की मोलर कंसंट्रेशन के। ये इस लाइन का मतलब सारा लिख के दिया। ठीक है, मतलब जितनी मोलर कंसंट्रेशन होगी उतनी स्पीड के साथ रिएक्शन होगा। ठीक है, मोलर कंसंट्रेशन को पावर की फॉर्म में लिखते हैं और आपको पता है ए के साथ ए की पावर, बी के साथ बी की पावर, सी के साथ सी की, मैंने कहा नंबर ऑफ मोल्स को शो करता है, ये मोलर कंसंट्रेशन होती है। यहाँ पर मैं आपको वापस कह रही हूँ केसी क्या होता है? रेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ इट्स रिएक्टेंट। मतलब प्रोडक्ट की मोलर कंसंट्रेशन के रिएक्टेंट की मोलर कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, मतलब केमिकल रिएक्शन का जो रेट होगा वो जिस स्पीड के साथ प्रोसीड हो रहा है उसका रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रिएक्टेंट की मोलर कंसंट्रेशन के। जितनी मोलर कंसंट्रेशन होगी उतना ही वो केमिकल रिएक्शंस जो है वो फास्टली मूव करेगा, जितनी मोलर कंसंट्रेशन कम होगी उतना ही केमिकल रिएक्शन जो है वो कम प्रोसीड होगा। अच्छा, इसमें वो हमारे पास बुक पे एक और 2 पॉइंट है, ये वाला देखो, फॉर द रिएक्शन ऑफ नाइट्रोजन विद हाइड्रोजन टू फॉर्म अमोनिया द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अगर हम लिखें हाइड्रोजन और अमोनिया मतलब नाइट्रोजन हाइड्रोजन अमोनिया के लिए अगर हमने केसी की वैल्यू निकालनी है तो हमें पता है फॉर द रिएक्शन रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन क्या होगा? नाइट्रोजन और हाइड्रोजन ने मिलकर बनाया अमोनिया। फॉरवर्ड रिएक्शन में हमारे पास नाइट्रोजन और हाइड्रोजन होगा। आर एफ जो है रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, हम इसको प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन को चेंज करते हैं तो बना के एफ। तो फिर यहाँ पर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन ये जो है इसकी पावर ऑफ कोफिशिएंट है, मतलब उसकी मोलर कंसंट्रेशन, मतलब 3 हाइड्रोजन थी उसके साथ। ठीक है, फिर हमने रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन लिखा तो हमारे पास प्रोडक्ट वाली साइड पे क्या आता है? आर आर रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, ये इज इक्वल टू है के आर हमें पता है प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, और यहाँ पर प्रोडक्ट क्या थी? अमोनिया, ये इसका क्या है? पावर ऑफ कोफिशिएंट। ठीक है, अगर हम एक्सप्रेशन फॉर द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर दिस रिएक्शन, अगर हमने इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखना हो तो हम फिर के एफ और के आर को के सी से रिप्लेस कर देते हैं। के सी से जब रिप्लेस करते हैं तो हमें पता है प्रोडक्ट वाली साइड ऊपर है, हमने ये चीज अपने यहाँ पर की थी, ये वाली चीज। ठीक है, तो वो आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई होके एक दूसरे की उनकी प्लेसेस चेंज हो जानी है, मल्टीप्लाई डिवाइड हो जाएंगे मतलब अपनी प्लेसेस के हिसाब से। तो फिर अगर हम अमोनिया के लिए प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लिखना चाह रहे हैं तो फिर हम ये वाला काम करते हैं। ठीक है बेटा, इसको आप करें। अब कल हम इंशाल्लाह इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और इसके यूनिट्स और उसकी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। अब आप इसी चीज को समझें, अगर ना समझ आए तो मुझसे फिर कांटेक्ट कर लेना। इजी सा है, बस सिर्फ उनका पावर के साथ आके थोड़ा सा होता है, मैंने उसका स्टार्ट ही पावर से किया है।
ठीक है। अगर आपने सिंपल इसको देखना है कि सिंपली ये क्या चीज़ है, तो फिर वो ये था, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ए और बी के, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन के एफ के साथ रिमूव करके ए बी बन जाता है। रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सी और डी के, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन जो है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट साथ रिमूव करके सी और डी हो गया। ये एक सिंपल थी, पर अगर मैंने जनरली उसकी पावर के साथ ही उसको करके पूरा काम कर दिया है। अब इसको देख लें, आपको समझ आ जाएगी। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।